करने की सोचने लगा और मैंने एक दो बार अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर ली। गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल में जाके हमारे घर वालों ने भर्ती करा दिया। उन्होंने कहा ये अगर घर रहेगा तो ये पागल हो जाएगा या ये सुसाइड कर लेगा। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो भैया सारी दुनिया सेल कर दो, तुम सब प्रॉफिट में उठो। इंट्राडे में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना और ज्यादा मुश्किल। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ अर्निंग इजी मनी। हेलो दीपक सर, वेलकम टू द इन्वेस्टोग्राफर पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दीपक सर, अगर अपन शुरुआत करें कि स्टॉक मार्केट से आप किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए, उस जर्नी को हम जानना चाहते हैं कि आप मार्केट में कैसे आए और क्या आपकी जर्नी भी वैसी ही थी जैसे हर रिटेलर की जर्नी होती है कि जहाँ पे पहले आता है, इधर उधर की चीज़ें देखता है, फिर उसको एक बात पता चलती है कि ऑप्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है और फिर वहाँ से जो उसका डाउनफॉल शुरू होता है। क्या उसी तरह की जर्नी थी या इसमें कुछ अलग ट्विस्ट था? बिल्कुल यही जर्नी थी, लेकिन मेरी जर्नी थोड़ी पहले शुरू हो गई थी क्योंकि फाइनेंस जो है वो मेरा शुरू से सब्जेक्ट रहा है जी। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था देखने में कि दुनिया में क्या हो रहा है, डॉलर कहाँ चल रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या है, अपना निफ्टी कहाँ चल रहा है। और मैं ये सब निफ्टी को मैं तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब मैं 12th के बाद मैंने अपना एक 18 जब मैं हुआ तो मैंने तभी एक अकाउंट खोल दिया अपना डीमैट का। और ये कब की बात है? 1995 की। अच्छा, उतनी भी पुरानी नहीं है। हाँ, लेकिन 30 साल हो गए, 35 साल। तो वहाँ से अपन ने एक अकाउंट खोल लिया। और उस वक्त क्या था कि जब मैं क्लास 10th कर रहा था तो क्लास 10th की जब छुट्टियां हुई तो मैं बहुत शरारती बच्चा था। तो मेरी मम्मी कहती थी जाओ इसे, मेरे फादर से, कि जाओ इसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाओ। तो हम लोगों का सिरेमिक केमिकल्स का काम था। अच्छा। तो पापा मुझे रोज़ सुबह जो है अपने साथ ले जाते थे और मैं वहाँ बैठता था पापा के साथ, तो मैं काम सीखने लगा। तो क्लास 10th के बाद ही मैंने अपने फादर को एक तरह से ज्वाइन कर लिया बिजनेस में। फिर हाई स्कूल हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया इसमें अपना स्टॉक मार्केट में। लेकिन तब से लेके और 2016 तक मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा, 1995 से लेकर 2016 तक कोई लॉस नहीं हुआ। 20 साल तक आप प्रॉफिटेबल रहे। हाँ, वो क्यों रहा, मैं उसके पीछे ये था कि दिस वॉज नॉट माई प्राइम बिजनेस। मेरा जो सिरेमिक का मैं काम कर रहा था वो मेरा बहुत अच्छा काम था, मतलब उसमें इतना बढ़िया काम था कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उस वक्त मेरे को ये समझ आया कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन मेरे को ये पता था कि टॉप 10 कंपनीज इंडिया में कौन सी हैं। क्योंकि काम ही आपका वो था। तो मैं उस वक्त थोड़ी समझ रख रहा था। तो तब भी रिलायंस टॉप 10 में ही आती थी, आज भी रिलायंस टॉप 10 में है। तब भी टॉप पे आती थी, आज भी टॉप पे है। HDFC बैंक तब भी प्रीमियम बैंक था, आज भी प्रीमियम है। बैंक नहीं था, मतलब पेरेंट कंपनी थी। ITC तब भी बहुत अच्छा स्टॉक था, आज भी बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तब भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। और वो ग्रेडिंग आज तक चेंज नहीं हुई। टॉप 10 स्टॉक्स में मेरे ख्याल से एक या दो ही स्टॉक होंगे जो नए आए हैं और जो पुराने निकले हैं। अदरवाइज टॉप 10 ने अपना वो डेकोरम मेंटेन करके रखा है और कंटिन्यूसली वो अपनी उसी तरह से, जैसे देश बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं चीज़ों के, महंगाई बढ़ रही है, तो उनके भी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और वो देश के साथ ग्रो कर रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल से। तो मैं क्या करता था जी, उस टाइम में 700 रुपये का रिलायंस होता था, फिर वो स्प्लिट हो गया या बोनस आया था उस पर, कुछ ऐसा हुआ था। क्योंकि रिलायंस ने अपनी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 बार ही बोनस दिया, उन्होंने बाकी दिया ही नहीं है। जबकि विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लोग बन गए, मतलब अरबपति, करोड़पति तो छोड़ो, 100 करोड़ रुपए लोगों ने कमा लिए अगर उस टाइम किसी ने इन्वेस्ट किया और आज तक होल्ड किया। तो रिलायंस का वो 462 रुपये का कुछ फ्यूचर होता था और उस टाइम फ्यूचर भी 1000 क्वांटिटी का था। तो मैं एक लॉट ले लिया मैंने। अब मेरे पास टचवुड भगवान की कृपा ऐसी थी, बिजनेस में पैसा बढ़िया था। अगर वो 50 रुपये गिर गया तो मैंने एक और ले लिया, वो और 50 गिर गया, मैंने एक और ले लिया। तो मैं उसको एवरेज करता रहता था, एवरेज डाउन करता रहता था। और मतलब ऐसा भी हो गया कि कई दफ़ा मेरे पास 10 एक लॉट भी हो गए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है 5, 7, 10 लाख अगर M2M देना भी पड़ जाए, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये रिलायंस है, ये तो चलना ही है। अगर ये नहीं चलेगा तो देश भी नहीं चलेगा। मतलब अगर आपका पैसा रिलायंस में लग के नहीं बढ़ रहा आज की तारीख में, तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा घर रख के भी नहीं बढ़ने वाला। इंडिया में कहीं पे भी लगा दीजिए, वहाँ पे बढ़ने वाला है नहीं वो।
तो उस वक्त क्या था जी, मैं ऐसे लेता रहता था, 2 4 6 महीने एवरेजिंग में कई दफ़ा लग जाते थे और मैं प्रॉफिट में निकल जाता था। तो ये मेरा सिलसिला पिछले करीब 15 20 साल चलता रहता था। मेरा विदेशों में भी काफ़ी काम था, तो मैंने अगर आज कोई पोजीशन ले ली और मैं 15 दिन नहीं लूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि रिलायंस में मेरा पैसा लगा हुआ है तो ये क्या होगा। और कभी ऐसा होता भी था तो उस टाइम में ऑनलाइन सिस्टम इतने नहीं थे, ब्रोकर आपके घर ही आ जाता था और वो घर पे ही से ही चेक ले जाता था और इन दोनों तो चेक के अगेंस्ट में लिमिट भी मिल जाती थी, सब काम हो जाते थे। अभी तो ये लिमिट नहीं मिलती, उस टाइम में तो आपके पास अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो 1 करोड़ का भी आप सौदा लेके जा सकते थे और ब्रोकर खुले हाथ से लिमिट भी दे रहे थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे दिमाग में किसी ने, मतलब 2015 तक मेरा ये चलता रहा। इस बीच में मेरा जो कोर बिजनेस था वो भी काफ़ी ग्रो हुआ, लेकिन 2012 और 13 के बाद एकदम से उसमें टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ गया। अब टेक्नोलॉजी शिफ्ट ये होता है कि पहले कोई प्रोडक्ट ए बाज़ार में चल रहा होता है, वो ऑल ऑफ ए सडन उसकी डिमांड ख़त्म, अब बी आ गया। अब मैं इसका उदाहरण ऐसा देता हूँ, मैंने और भी पहले भी अपने एक आध पॉडकास्ट में बोला है कि पहले जैसे कैसेट चला करते थे, ऑडियो कैसेट,